नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र में स्थित 46 गंगोली बूथ पर 28 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव में मतपत्रों के फाड़े जाने और चुनाव निशान के क्षतिग्रस्त पाए जाने के चलते चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान के निर्देश दिए थे। इस निर्देश के तहत बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पुनर्मतदान कराया जा रहा है, जिसमें मतदाता शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना है। ऐसे में अधिकारी अपनी सेवा शुरू करते समय ली गई उसे शपथ को याद रखें और लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने का काम करें, न कि सरकार के इशारे में सरकार समर्थित प्रत्याशियों को जिताने का कोई षड्यंत्र रचें। विधायक ने कहा कि अक्सर यह देखना जाता है बड़ी हार जीत में न तो नतीजा साफ होता है और थोड़ा सा ही अंतर हार में होता है। वहां पर अधिकारियों की भूमिका बेहद संदिग्ध रहती है, इसलिए पहले ही उन्हें चेतावनी दी जा रही है। देखिए, अभी तक फ्री एंड फेयर तो हम मानेंगे ही, वरना फिर लोकतंत्र में प्रतिभाग जो लोग कर रहे हैं किस दिशा से और किस विश्वास के साथ जाए। अभी मेरी नेता प्रतिपक्ष जी से भी बात हुई और सतीश नंदवाल जी जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई। हमारा मानना यह है जहां पे लीड लंबी चौड़ी होगी वहां पे तो फेयर एंड फ्री है, और जहां पे मामला टाइट होगा वहां पे सरकार अनर्गल कुछ करने वाली है। तो इसकी चेतावनी मैं सारे अधिकारी को देना चाहता हूं। जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे, अनर्गल चीज होगी, गलत अगर आपने मतपेटियां बदली या कैंसिल करे वोट जैसे नगर निगम में आपने करे थे, तो आपका नाम हम ध्यान में भी रखेंगे, आपके काम को भी ध्यान रखेंगे और आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के बाद उत्तराखंड सरकार एक्शन में आ गई है। उत्तराखंड के सभी मंदिर और धार्मिक स्थलों के लिए मास्टर प्लान बनने जा रहा है। साथ ही बता दें कि मंदिरों और तीर्थ स्थलों में भीड़ नियंत्रण पर आने जाने की व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड में हजारों मंदिर और सैकड़ों तीर्थ स्थल हैं, जहां पर देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भीड़ ज्यादा होने की वजह से अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे दिक्कतों का सामना न सिर्फ श्रद्धालुओं को करना पड़ता है बल्कि स्थानीय निवासियों को भी इस चीज से हर दिन दो चार होना पड़ता है। हल्द्वानी में स्थानीय पार्षद राधा आर्य और कांग्रेस नेता हेमंत साहू के नेतृत्व में लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि राजपुर क्षेत्र में प्रशासन ने घरों में लाल निशान लगाए थे, जिसके बाद लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता हेमंत साहू ने कहा कि प्रशासन हिटलर शाही पर उतर आया है और लोगों के घरों को तोड़ने के लिए चिन्हीकरण कर रहा है, और उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले लोग सालों से जो है बिजली, पानी, हाउस टैक्स का बिल चुका रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन उन्हें अतिक्रमण के नाम पर भय दिखा रहा है, जो कि किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर राजपुरा में जो लाल निशान लगाए गए हैं, जिससे कि वहाँ की जनता बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी है। और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि जो वहाँ पे लाल निशान लगाए गए हैं उनको वहाँ से मिटाएं। और क्या कहते हैं, मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि हम किसी भी गरीब के एक मकान की एक ईंट को भी नहीं टूटने देंगे, चाहे हमें आंदोलन क्यों ना करना पड़े, और शासन प्रशासन के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और नहीं तो कोर्ट तक जाएंगे। ने एक एक ईंट जोड़ के उन्हें कब से जोड़ रखी उन लोगों ने, 40-50 साल हो गए उनको काम करते करते। हम लोग के लिए तो करा था कि हम लोग आराम से रहेंगे उस मकान में, पता वो भी ले रहे हैं लोग, या तो इनको हाउस टैक्स, बिजली कुछ नहीं लेना चाहिए था। सब चीज लेके भी हम लोगों को बताओ बेघर कर रहे हैं आज के टाइम, तो हम कहाँ जाएंगे।
हमारे माँ बेचारे मजदूरी है, बर्तन मांजते हैं, क्या कहते हैं, हमारे फादर जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर जनता को डराने का काम किया जा रहा है, धमकाने का काम किया जा रहा है। किसी के एक मकान की ईंट तोड़ने की कोशिश की तो हमें चाहे अपनी जान ही कहने देनी पड़े, लेकिन किसी का मकान की आधी ईंट भी नहीं टूटने देंगे। ये प्रशासन को इस प्रदर्शन के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं। लाल निशान लगा दिए। 65 साल 70 साल की हमारी उम्र है, 55 साल 60 साल मेरे को राजपुरे में हो गए। शादी करके आई थी 15 साल की, तब से राजपुरे में हम रह रहे हैं। हमारी पहली झोपड़ियां थे, अब भी झोपड़ियां ही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? जब ये बिजली का बिल लेते हैं, इन्होंने हर टैक्स से क्यों लगाया? जब इनकी सरकार, इनकी जब जगह थी। त्रिपुरा के जो पार्षद है उनके माध्यम से कुछ लोग आए थे और मुझे एक ज्ञापन दे गए हैं। उनका कहना यह है कि जो लाल निशान जो लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं। देखिए, ये जो निशान लगे हैं प्रॉपर तहसील का जो प्रॉपर सर्वे है उसके माध्यम से लगाए गए हैं, और उसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति है तो वो उनको जो नोटिस जा रहे हैं उसका वो जवाब दे सकते हैं। उधर जिला प्रशासन की टीम ने काठगोदाम रेलवे स्टेशन के ठीक सामने नगर निगम की दुकानों के ऊपर अवैध निर्माण किए जाने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक अवैध निर्माण पर जेसीबी और हथौड़े चलवाए हैं। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि प्रशासन गरीबों को परेशान कर रहा है। वहीं जबकि नगर निगम की नगर आयुक्त ऋचा सिंह का कहना है कि नगर निगम द्वारा 2016 में परमिशन दी गई थी, जबकि 2025 में अवैध निर्माण हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। काठगोदाम हल्द्वानी काठगोदाम रोड का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, तो इसमें जिन दुकानों का आगे चौड़ीकरण का भाग रोड में गया था उनको रिपेयर करने की इसमें नोटिस तक समय दी गई होगी। और उसके बाद इसमें जब बाद में देखा गया, सर्वेक्षण किया गया, तो चौड़ीकरण के अतिरिक्त इसमें जो नगर निगम की दुकान है उसमें उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर दुकानों का निर्माण किया। इसके बाद इन कागजों को देखा गया तो इसमें 2016 में ऐसी कार्रवाई लगातार करता रहा है। आज भी एक कार्रवाई चल रही है। इन लोगों को समय से नोटिस दिया गया था, नोटिस के बाद इनसे जवाब मांगा गया था। इनका कोई भी संतोषजनक जवाब आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ये लोग जिन्होंने यहाँ पे निर्माण कार्य किया है ये मूलतः किराएदार हैं और इन्होंने बिना भूस्वामी की अनुमति के इन्होंने निर्माण कार्य किए। इन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन इन्होंने न तो कोई भूस्वामी की अनुमति दिखाई, ना ही इन्होंने। रूप से ये बहुत गरीब दुकानदार है बेचारे ना। इन लोगों ने लोन लेके, किसी ने उधार लेके, किसी से कर्जा लेके यहाँ पर दुकानें डबल स्टोरी बनाई है। प्रशासन के कहने पे बनाई है, ऐसा नहीं है कि अवैध निर्माण है। जब ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा था तब प्रशासन यहाँ पर डीएम मैडम खुद यहाँ पर उपस्थित थी। उनके सारे नीचे के अधिकारी जो एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उन्हीं लोगों ने कहा कि आप लोगों का इतना हिस्सा हम दुकान का, आधी दुकान का हिस्सा ले रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर डबल। उधर ऋषिकेश में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि ऋषिकेश में श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर दो वाहनों के आपस में टक्कर हो गई। टक्कर लगने से एक वाहन में आग लग गई। घटना में दोनों वाहनों के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल घटना देर रात 2 बजे की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हरिद्वार से 61 किलो जल लेकर एक श्रद्धालु होडल पहुंचा, जहां होडल नगर परिषद के चेयरमैन पति ने जोरदार स्वागत किया और श्रद्धालु पर पुष्प वर्षा कर हौसला अफजाई की। बता दें कि सावन महीने में शिवरात्रि के पावन पर्व पर लाखों की संख्या में हरिद्वार से जल लाकर बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि पूरे सावन के महीने में कावड़ लाकर भोले के भगत जलाभिषेक करते हैं। ऐसा ही एक श्रद्धालु ने हरिद्वार से 61 किलो जल लेकर होडल पहुंचा, जिसके बाद श्रद्धालु राहुल ने कहा कि बाबा पर जलाभिषेक कर अपने चाचा को भी गंगा जल से जलाभिषेक किया है, जिससे राहुल के चाचा शीशपाल भावुक हो गए और कहा कि ऐसा संस्कारी बच्चा होना गर्व की बात है। मैं हरिद्वार से हर की पौड़ी से मेलेवर मंदिर तक लेके आया हूँ जी। तो आगे अब आपने क्या किया, किसके लिए लेके आए थे, कहाँ जल चढ़ाया आपने?
मैंने जल मंदिर पे चढ़ाया है। मेरी एक इच्छा ही अपने चाचा पे कल से 15 लीटर कल से रहता है, मैं अपने चाचा पे चढ़ाऊंगा, मेरी इच्छा ही। जी, तो अब किन किन के ऊपर तुमने जल चढ़ाया है? चाचा के शीश वाले ऊपर जल चढ़ाया है। तो कैसी श्रद्धा है, कैसा मतलब आपको कितनी श्रद्धा आप इस मामले में मानते हैं? अगली बार एमएलए बनेंगे 101 लीटर लेके आऊंगा। छोटा भाई है राहुल, इसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी भाई, मेरा चाचा उसके लिए 61 लीटर हरिद्वार से जल लाया और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने भाई को। धन्यवाद। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थापित की जा रही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधी तैनाती दी जाएगी। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में 80 से अधिक युवाओं की भर्ती होगी और इस बल का प्राथमिक उद्देश्य बाघों और उनके आवास की सुरक्षा को मजबूत करना है। इससे न केवल बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी बल्कि अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस फोर्स की स्थापना से बृहद बाघ संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और अवैध शिकार पर रोक लगेगी। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का मुख्य काम बाघों के अवैध शिकार को रोकना होगा। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में नंदा देवी राजजात समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की, जहां वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली मां नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को कुशल प्रबंधन पर विशेष चर्चा हुई। और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा पर जो है प्रतीक है और इसके भव्य आयोजन के लिए शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को समेकित कार्य योजना बनाकर 2025 में अंत में सभी पूर्ण जो है तैयारियों को पूर्ण करने के आदेश दे दिए गए। यात्रा से अधिकाधिक स्थानीय लोग, कलाकारों, ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ने के प्रयास सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। उधर खटीमा में बीते दिन सीएम धामी ने एक नए केंद्रीय स्कूल का उद्घाटन किया है, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को और मजबूती देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड को शिक्षा का हब कहा जाता है और यहां की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की पहल पर प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूल तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड शिक्षा का हब कहलाता है और बिल्कुल फायदा मिलेगा जब हमारे अच्छे स्कूल बनेंगे, मॉडर्न स्कूल बनेंगे, शिक्षा बेहतर होगी। और आज उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं स्कूल का। और स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पबद्ध तरीके से स्कूलों को स्वच्छ, सुंदर और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम के कैप्टन विशेष भृगुवंशी ने जो है भेंट की है और मुख्यमंत्री ने विशेष भृगुवंशी को सम्मानित करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दे दी है। अब लाभार्थी को उसके पुत्र या पौत्र की उम्र 20 वर्ष से अधिक होने पर भी पेंशन मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत समाज कल्याण विभाग ने यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पेंशन उन्हीं दिव्यांगों को मिलेगी जिनकी मासिक आय 4000 रुपए से कम है या जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं। उधर देहरादून में उच्च शिक्षा और नवाचार के कई नई दिशा देने की ओर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। एनआरडीसी और दून यूनिवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब दून यूनिवर्सिटी के छात्र और शोधकर्ता जो भी नई खोज, इनोवेशन या प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उन्हें एनआरडीसी तकनीकी कानून और व्यावसायिक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये समझौता राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में हुआ है। वहीं दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में सहयोग करके दून विश्वविद्यालय का लक्ष्य एनआरडीसी की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर अनुसंधान, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और अन्य बौद्धिक संपदाओं को सुरक्षित करने के साथ ही बौद्धिक संपदाओं का व्यवसायीकरण करना है। एनआरडीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर है और दून यूनिवर्सिटी ने आज अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड हाउ टू कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजीज और ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए ये एग्रीमेंट किया है और ये हमारे माननीय राज्यपाल जी के दिशा निर्देश पे और उनकी ब्लेसिंग्स पे ये सब किया गया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ माननीय राज्यपाल जी की और पूरे गवर्नर हाउस के पूरे स्टाफ की। और एनआरडीसी से अमित रस्तोगी जी जो चेयरमैन है वो हमारे बीच में है, उनके और भी जो स्टाफ है वो हमारे बीच में है और ये बिल्कुल हम लैब टू। उधर कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी सदस्य गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर मनसा देवी मंदिर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ प्रदेश में तीर्थ स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि मंदिर परिसर में इतनी बड़ी घटना हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह साफ होना चाहिए और सिर्फ मजिस्ट्रियल जांच से काम नहीं चलेगा बल्कि इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कराई जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है लेकिन सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। मैंने बहुत बड़ी
चिंता जाहिर की और समय पर कर दी है, वो कर दी है आगे आने वाले अर्धकुंभ के लिए और नंदा देवी राजजात के लिए। सरकार विपक्ष को विरोधी न समझे, हम रचनात्मक विपक्ष हैं और हो सकता है कि हमारे पास भी इस चीज को या तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए कोई योजना हो, तो सरकार को खुले मन से सबको बुलाना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। ये 8 लोगों ने जान दे दी, 8 लोगों की जान बहुत महत्वपूर्ण और मतलब बहुत उस जान को उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये हमारे लिए एक सबक भी है कि हम आगे अर्धकुंभ को कैसे उसका। उधर देहरादून से मसूरी जाने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से जल्द राहत मिलने वाली है। पर्यटन विभाग ने मसूरी रोपवे परियोजना का काम शुरू कर दिया है और यह रोपवे न केवल आवागमन को आसान बनाएगा बल्कि क्षेत्र के पर्यटन को भी नई गति देगा। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि मसूरी रोपवे परियोजना के तहत 26 टावरों के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। विद्युत विभाग द्वारा सब स्टेशन हटाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मसूरी की ट्रैफिक समस्या में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। मसूरी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो योजना स्वीकृत हुई है आपकी, देहरादून से लेकर मसूरी तक की जो रोपवे की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा। लेकिन जो ट्रैफिक का जो कंजेशन आप देखते हैं देहरादून से लेकर मसूरी का, खासकर समर्स में, देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि साल भर मसूरी में ट्रैफिक जाम रहता है। केवल उन महीनों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं या जून के बाद, जून और जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई के बीच में, उस समय वाकई में उससे काफी निजात मिलने की संभावना है। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जनपद पौड़ी में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अब सभी की निगाहें 31 जुलाई को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मतदान प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए सभी मतदान कार्मिकों और आमजन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इससे संबंधित सभी कार्मिकों को पूर्व में ही निर्वाचन विभाग द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ ही अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा चुकी हैं और ताकि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। पौड़ी जनपद में दोनों चरणों के मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे जितने भी मतदान कार्मिक थे और सभी ऑफिसर्स जो इसमें लगे थे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और साथ में मतगणना को लेकर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी ट्रेनिंग होनी थी, रैंडमाइजेशन होने थे और साथ में जो काउंटिंग के लिए टेबल, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर्स की पूरी व्यवस्था थी वो हो चुकी है और 31 तारीख को नियत समय पे मतगणना भी शुरू हो जाएगी। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हमेशा ही विवादों में रहा है और कई बार तो विपक्षी दल इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को लेकर कई सवाल खड़े करते हुए नजर आए। बावजूद इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के विधायक ही स्मार्ट सिटी के कामों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और यह सवाल उस विधायक ने खड़े किए हैं जिसकी विधानसभा खुद इस प्रोजेक्ट के अंदर आती है। दरअसल धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर से स्मार्ट सिटी कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इस पर एक जांच आवश्यकता है और इस प्रोजेक्ट का सरकार को थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना चाहिए। मंत्री ने समय पर उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप कोई बात कही होगी और ये बात तो मैंने भी कही कि उस समय जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तो काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था और हमने भी उस पर सवाल उठाए थे। कोई अकेले मंत्री जी का सवाल नहीं है, मैंने सवाल उठाए। उस समय तात्कालिक जो हमारे मेयर थे सुनील गामा जी, उन्होंने सवाल उठाए। खयान दास जी जिनके क्षेत्रों में मैक्सिमम उसका काम हुआ है, उन्होंने उस पर सवाल उठाए। हम लोगों ने समय समय पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कि ये काम ठीक प्रकार नहीं हो रहा है। लेकिन आपने देखा भी होगा कि जब कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया और कंपनियों से काम लिया गया, उसके बाद सरकार ने स्वयं को काम को हाथ में लिया और उसके बाद बहुत सारे सुधार के काम हुए और काम बेहतर हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।